हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशलिका सोनी और आज आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका क्या नाम है लेगेसी ऑफ लॉ। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ केसेस के बारे में या कुछ केस स्टडीज के बारे में जो कि रिलेटेड है किससे, प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो क्या आपको प्रियम्बल के बारे में पता है? थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन? नो? ओके, आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज प्रियम्बल। अगर हम प्रियम्बल को देखें तो वो एक सार यानी समरी की तरह वर्क करता है। उसे आप एक मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस भी कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो आज लेगेसी ऑफ लॉ में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के लैंडमार्क केसेस की। बट आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रियम्बल है क्या, मतलब प्रियम्बल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका रीज़न क्या है। तो प्रियम्बल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जब कोई उसे रीड करे या कोई पढ़े तो उसे उसका एक समराइज यानी उसका सार पता चले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है। तो हम प्रियम्बल को एक समराइज वे फॉर्म भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस करेंगे फाइव इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस ऑन प्रियम्बल। तो हमारा फर्स्ट केस है वो है ली बेरुबेरी यूनियन केस। तो ली बेरुबेरी यूनियन केस में क्या हुआ था या मीन्स हम इसके जजमेंट की हाइलाइट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन क्या दिया था। तो जो ये डिसाइड हुआ था ये 14/1/1916 में डिसाइड हुआ था। और जो इसकी जजमेंट हाइलाइट्स है मीन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, इसमें ये जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसमें सेकंड जो जजमेंट दिया था, जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है प्रियम्बल हैज नो सब्सटैंटिव पावर, मतलब प्रियम्बल के थ्रू हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये इंपॉर्टेंट दो हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो कि इस डिसीजन में मेंशन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फर्स्ट इज प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रियम्बल हैज नो सब्सटैंटिव पावर। Now, the second important case is गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में क्या इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या चैलेंज किया गया था, इसमें क्या कहा गया था, चलिए हम पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। गोलकनाथ एक फैमिली थी जिनके पास 500 एकर्स लैंड में लैंड टेन्योर एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि आप एक स्मॉल पोर्शन आप उसका रख सकते हैं एंड बाकी का जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। तो अब गोलकनाथ फैमिली ने लैंड टेन्योर एक्ट को इसमें चैलेंज किया और इसके थ्रू जो कोर्ट का डिसीजन, इस केस में क्या चैलेंज किया गया, लैंड टेन्योर एक्ट को चैलेंज किया गया। अब हर एक नागरिक को यह अधिकार है, मींस राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19 में मेंशन है ये। तो इसमें ये लैंड टेन्योर एक्ट चैलेंज किया गया कि हमें अधिकार है हमारे अपने खुद की प्रॉपर्टी। थर्ड इम्पॉर्टेंट केस इज केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस एक ऐसा केस है जिसमें पहली बार 13 जजेस की बेंच बैठी थी और इस केस में ये डिस्कस किया गया था कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है राइट टू प्रॉपर्टी में उसे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया था ऐसा जो कि ये डिस्कस किया गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लाए थे जिससे कि 2 केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट्स ऐड किए गए 9 शेड्यूल में। और अब हम ये देखेंगे कि इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है कि मींस कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाले केस में जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था या डिसीजन दिया था उसमें ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रियम्बल मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे पूरा बदल सकते हैं बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जुडिशियल रिव्यू, हम उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
So a fourth important case is इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस के पहले इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिड किया था, और वो इनवैलिड इसलिए किया था बिकॉज शी वॉज इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया गया ताकि जो उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, जो उनके इलेक्शन को इनवैलिड किया गया था, उसे हटाया जा सके। जब ये केस चल रहा था वहां पे, तब पार्लियामेंट ने क्या पास किया? तो पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट लाया और उसके थ्रू इंसर्ट किया आर्टिकल 329A। अब हम ये जानते हैं आर्टिकल 329A कहता है कि इन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू शुड नॉट बी काउंटेड, कि जब इलेक्शंस चल रहे हों तब जुडिशियल रिव्यू काउंट नहीं किया जाए। तो आर्टिकल 329A ये कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 329A को चैलेंज किया गया कि ये गलत है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखा और समझा तो उनका एक डिसीजन आया, उनके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे। अब उस हाईलाइटेड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेंशन किया? सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया दैट डेमोक्रेसी इज कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर ट्रायल इम्पोर्टेंट है। अब ये फ्री एंड फेयर ट्रायल हर चीज में होना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन है। So let's see what are the important highlight points in these judgment. Means इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में कौन से जजमेंट हाईलाइट्स है? तो फर्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स डेमोक्रेसी विच मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है और इसे कंटिन्यू रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू, जिससे कि स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता, जैसे कि हटाया नहीं जा सकता। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आर्टिकल 329A। तो इसमें आर्टिकल 329A को स्ट्राइक डाउन किया गया था, मीन्स हटाया गया था, बिकॉज इट वॉज इंटरफेयरिंग विद जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। So these were the two important highlighted points in this judgment. So our fifth and last case is Minerva Mill case. अब Minerva Mill case के क्या highlighted points हैं? So in this case there was a set of comparison between fundamental right and DPSP. तो यहाँ पे comparison हो रहा था fundamental right में और DPSP में। अब यहाँ पे ये question arise होता है कि fundamental right ऊपर है या DPSP ऊपर है, या फिर DPSP ऊपर है या fundamental right ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के ही उतनी ही वैल्यू है। मींस दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का ही एग्जिस्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है ना तो डीपीएसपी ऊपर है, बोथ आर इक्वल इन देयर लेवल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया एंड दे वांटेड कि फंडामेंटल राइट एंड हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो एक साथ प्रॉपर्ली वर्क करें। So these were the 5 important cases, or you can say 5 landmark cases that was important to know on preamble. So you can follow me on social platform Instagram, Facebook and Twitter. If you like the video, click on like button, and if you want to subscribe the channel, click on subscribe and click on bell icon to get more updates.